बाढ़, प्रवासन और पलायन की भी। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपेक्षित 29 मार्च को हमने अमृत प्रयास की घोषणा की। अमृत नाम कहाँ से आया, अब तक सार्थक दिख रहा है। दोनों धाराएं चलनी पड़ेंगी, एक गंगा है, एक यमुना है। जनता ने जिस जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा है, उसकी आवाज उठाने की नैतिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। दो परिवार, एक गांधी नेहरू परिवार है, एक अखिलेश जी का परिवार। प्रथम मुख्यमंत्री जी हम सबके मार्गदर्शक हैं। देवरिया उनका आंगन है। सांसद डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अपने क्षेत्र की बातों को रखते हैं। प्रधानमंत्री जी आके दाईं तरफ बैठ गए। और रॉकेट प्रोग्राम सेवरही के क्षेत्र, आए दिनों सुना जाता है कि देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बन चुका है। बड़े केंद्र यहाँ पे अभी स्थापित नहीं हुए। किसी भी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए दो तरफा विकास होना पड़ेगा। पूर्वांचल की धरती जहाँ कभी स्वतंत्रता संग्राम की चेतना गूंजी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अंकुरण यहीं से हुआ था, वहाँ आज विकास की एक नई रफ्तार देखने को मिल रही है। 28 लाख से अधिक की आबादी वाला यह क्षेत्र बाढ़, प्रवासन, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से लंबे समय तक वंचित रहा। आए दिनों दुखद घटनाएं भी सामने आती रही समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन विगत कुछ दिनों से देवरिया एक नए युग को देख रहा है। ऐसे में इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवरिया बाबा देवरहा की यह धरती है और ऐसे में यहाँ पे एक IITian का राजनीति में उतरना और उसके बाद जागृति उद्यम और बरगद संगठन, जागृति रेल यात्रा जैसे उद्यमों पे कार्य करना और उस कार्य की दिशा को और प्रशस्त करना के पीछे सोच क्या रही आपकी? सोच के पहले इसका आशीर्वाद जो रहा देवराई माता का रहा, देवराव बाबा का रहा और मेरे पूर्वजों का रहा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक IITian होने के बाद कई सालों तक मैंने कॉर्पोरेट जगत में काम किया, लेकिन लालसा थी कि देश के लिए कुछ करूं। तो पिछले 18 साल से जागृति यात्रा के गठन के बाद मैंने पूरे देश भर में करीब 9000 लोगों को तैयार किया है इस रेल यात्रा के माध्यम से। और पिछले 10 साल से हम लोग लगे हुए हैं अपने ही क्षेत्र में देवरिया और उसके आसपास के 10 जिलों में उद्यमिता के प्रकाश को लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से उसके बाद उसका अगला चरण यही था कि मैं राजनीति में आऊँ, ताकि यही चीज़ें हम लोग पार्लियामेंट में, जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी जो पंचायत है, उसमें अपने भावों को ले जाऊं, देवरिया का प्रतिनिधित्व करूं, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों को उजागर करने के लिए जो मैंने अपनी रीतियां बनाई हैं उसको भी हम लोग विधेयक के रूप में शामिल करें पार्लियामेंट में। तो ये यात्रा बड़ी सुगम रही है। अभी तक अपने क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिला है, भगवान का आशीर्वाद मिला है और आने वाले समय में भी अपने क्षेत्र के वासियों से अपना आशीर्वाद लेता रहूँगा। अच्छा, IIT की शिक्षा और कॉरपोरेट जगत का एक लंबा अनुभव, राजनीति में किस प्रकार की दिशा तय कर रहे हैं और आपको किस प्रकार से लाभ मिला उस कॉरपोरेट क्षेत्र के आपके सफ़र का? मेरा जो पिछले का अनुभव है उसमें 2-3 चीज़ समावेशित करी जा सकती हैं। एक तो एक IIT मुझे एक प्रकार से बौद्धिक रूप से और कुछ हद तक मेहनत करने की क्षमता देती है। दूसरा जो कॉर्पोरेट जगत है वो कॉर्पोरेट रूप से संगठित होने के, कैसे आप अपनी टीम को संगठित करके आगे बढ़ें। आपने देखा होगा मेरे चुनाव के पहले भी मैंने जिस प्रकार का काम किया वो संगठित रूप से किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठित पार्टी, उसी हिसाब से आगे चला हूँ। और उसी के साथ साथ जो जागृति यात्रा और जागृति उद्यम केंद्र को बनाने में मुझे सफलता मिली, उससे नवयुवकों को, नवयुवतियों से कैसे बातचीत करें, उनको कैसे प्रोत्साहित करें। अगर ये 3 चीज़ें समाहित कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें मैं अब आज की तारीख में यहाँ का सांसद हूँ, तो सब तीनों चीज़ें मेरे लिए बहुत कारगर रहती है। पार्टी मुझे बहुत समर्थन देती है, लेकिन समाज में मेरी ख्याति इसलिए है क्योंकि मैंने समाज में घुस के जगह जगह रूप से काम किया है। कॉर्पोरेट जगत से भी कई लोगों से मेरा परिचय है, तो यहाँ पर निवेश लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ के DM अधिकारियों से भी मैं ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में मुझे सीख दी गई है कैसे हम लोग अधिकारियों से भी बात ले सकें, उनसे काम ले सकें जनभागीदारी में। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जनभागीदारी से हम कैसे काम लें। सिर्फ डांट डपट के काम लेना एक विषय है, लेकिन बड़े काम के लिए हमें बड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, देवरिया रेलवे स्टेशन को बनवाने के जब मैं वापस मेरा नियुक्ति हुई, मैं चयन हुआ यहाँ पर एज अ पार्लियामेंटेरियन, तो मैंने उसको पुनः गठित किया। मैंने रेलवे से आवेदन दिया कि देवरिया का जो अमृतकाल का स्टेशन है उसको आप देवरिया के अनुकूल करिए, और उन्होंने इस बात को सुना, उन्होंने उसका रीडिज़ाइन किया। अगर आप देखेंगे उसकी जो गेट है वो एक पत्ते की नुमा है, क्योंकि दिव्य देवरिया का ब्रांडिंग हमने करवाई। इस प्रकार के अनेक प्रयोजन हैं जहाँ पर मेरी पूर्वगत जो मेरी क्षमता है कि कॉर्पोरेट जगत से भी लोगों को लाएं, समाज से भी खींचे और अधिकारियों को भी साथ लेके चलें, ये बड़ी कारगर हो रही है और इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र की जनता भी इसको अच्छा समझ रही है। देवरिया जो कि कचरांचल भी माना जाता है, यहाँ बाढ़ से भी लोग पीड़ित रहते हैं और नारायणी का जब हम नाम सुनते हैं तो एक हमारे मन में छवि आती है बाढ़, प्रवासन और पलायन की भी। ऐसे में देवरिया के विकास के लिए आपने किन चरणों को तय किया और क्या क्या आगे आने वाले समय में हम परिवर्तन देवरिया में देख पाएंगे आपके माध्यम से? देखिए, बाढ़ और कछार से ज़्यादा इस क्षेत्र को पूर्ववर्ती सरकारों ने अपेक्षित रखा।
कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजी झाड़ के बात करने वाली थी। जब बीच में बसपा और सपा की सरकार आई तो उन्होंने अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए काम किया। हमारी सरकार जब से आई पिछले 7-8 साल से यहाँ पर और देश में करीब 11 साल से, तब से इस क्षेत्र में हम लोगों ने फोकस किया है और मेरा यहाँ पर आना उसका संदेश है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 1857 के युद्ध के बाद 90 साल तक यहाँ पर प्रशासन ने बहुत दबंगी से काम लिया, यहाँ पर प्रताड़ित किया गया लोगों को। उसके विरोध में आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद हम लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। आप जानते हैं कि सांस्कृतिक रूप से यही क्षेत्र भारत का हृदय रहा है। अगर आप वाल्मीकि भगवान जिनकी जयंती भी मनाई गई है, अगर आप बुद्ध भगवान को देखें, रामचंद्र जी को देखें, अगर आप कबीर जी को देखें, बनारस पूर्वांचल में है, गोरक्षनाथ का मंदिर पूर्वांचल में है, तो ऐसी कई प्रतिभाएं यहाँ से उठी थी। लेकिन उसी के कारणवश संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य बहुत घबरा गया था और यहाँ पर प्रताड़ित किया गया। तो दोस्तों आइए 75 साल के बाद स्वतंत्रता के अब एक समय आ गया है कि मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पर आया है। आप लोगों की ऊर्जा से, सबके प्रयास से, जनभागीदारी से हम लोग इस कछारी इलाके को, जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर तुलसीदास यहीं सरयू पारणी थे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने ही सांस्कृतिक शक्ति को ले जाके आगे बढ़ाने की क्षमता रखें तो मेरे हिसाब से सब चीज़ होगा। रही बात नदियों की, तो नदियों में भी हम लोग जलपोत के माध्यम से यहाँ से हम लोग, जैसे आप जानते हैं नमो नारायणी का कार्यक्रम मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बरहज में भी बहुत बड़ा एक पोर्ट था, तो उनको भी सहायता लेके हम लोग यहाँ से निर्यात की भावना से, आयात की भावना से काम कर सकते हैं। आए दिनों अमृत प्रयास काफ़ी चर्चा में रहता है। अमृत प्रयास का रोड मैप क्या है? ये बड़ा रोचक चीज़ है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सरकार काम करती है वो तो आवश्यक है। मैं भी दिशा कमेटी का चेयरमैन हूँ। अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो हमारा जनपद और हमारा लोकसभा करीब 5.7% से बढ़ा है। तो अगर कुछ न भी करूँ तो अच्छी तरह बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमें विकसित भारत का नारा, जो जिस कारणवश मैं आज की तारीख में यहाँ बैठा हूँ, उसको प्रबल रूप से प्रस्तुत करना है, तो एक अन्य प्रकल्प की आवश्यकता थी जो करीब 3-3.5% ज़्यादा वेग से हम लोग को आगे बढ़ाए। तो उसी के कारणवश 6 महीने बाद जब मैं एमपी बना, उसके बाद मैंने एक टीम का गठन किया। वह टीम ने 4 महीने तक मंथन किया। उस मंथन में सभी गांव प्रधानों को, यहाँ के प्रमुख लोगों को, उद्योगपतियों से हमने चर्चा की। यहाँ के डीएम, दोनों डीएम से चर्चा की, लखनऊ में चर्चा की, दिल्ली में चर्चा की। मैं योगी जी से मिला, मैं नीति आयोग के प्रमुख से मिला, अन्य नेताओं से मिला। और उसके बाद 4 महीने बाद 29 मार्च को हमने अमृत प्रयास की घोषणा की, जो 10 साल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 10 साल इसलिए क्योंकि किसी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए 5 साल संभव नहीं होता है। और 10 साल में हमने कई ऐसे प्रयोजन किए हैं जिसके बारे में और चर्चा हो सकती है, जिसमें हमने संकल्प लिए हैं ताकि जनभागीदारी से लोगों के साथ मिलकर हम लोग कैसे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। देखिए, अगर हमें विकसित भारत का नारा दिया है तो विकसित भारत के लिए अन्यत्र काम करना पड़ेगा। सिर्फ साधारण काम से ऊपर अमृत प्रयास का काम है। और यह काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, समाज नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। तीनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, जनभागीदारी से काम करना पड़ेगा ताकि अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो। अमृत प्रयास, ये अमृत नाम कहाँ से आया और प्रयास इसमें कितना अब तक सार्थक दिख रहा है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। अमृत, क्योंकि अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित किया है। अमृत काल 22 साल की मुहिम है, 25 साल, अब करीब 21 साल रह चुके हैं। लेकिन अमृत प्रयास इसलिए क्योंकि अमृत काल में अगले 10 साल बहुत प्रमुख है। अगर 10 साल में अपनी वेग नहीं बदला और अपनी दिशा नहीं बदली तो शायद संभवतः 22 साल बाद हम जो 47 में हमने लक्ष्य रखा वो पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए अमृत, क्योंकि अमृत काल के लिए शुरुआत है। प्रयास, क्योंकि सबका प्रयास होना चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि मेरे कार्यालय का नाम ही है सबके प्रयास से सबका विकास। जो आज सुबह मैं 8:30 से 9:30 बजे तक अपने जन सुनवाई के लिए अपने गांव में बैठा था, तो जो भी मेरे पास आता है तो उनसे पूछता हूं आपका क्या प्रयास है। कोई मेरे लिए पैरवी भी करवाने आता है तो मैं बोलता हूं आप फ़ोन नंबर लेके आइए। कोई अपनी बच्ची की एडमिशन कराने आता है तो बोलता हूं उसका मार्कशीट लेके आइए। ये छोटा प्रयास है। बड़े प्रयास में, जैसे अभी कैनसैट के बारे में बात करेंगे, रॉकेट कॉम्पिटिशन, तमाम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बड़े काम के लिए बड़े प्रयास की ज़रूरत है और अमृत प्रयास उसी का लक्ष्य है। मैं समझता हूँ देवरिया लोकसभा क्षेत्र में यह ऐतिहासिक प्रयास है जिसमें पूरी जनता मेरे साथ चल रही है और आप लोग भी इसमें जुड़िए। आपने अभी रॉकेट प्रोग्राम की बात की, तो रॉकेट प्रोग्राम सेवरही के क्षेत्र में, सेवरही जो कि माना जाता है कि बॉर्डर एरिया है, उसके बाद आपका बिहार शुरू हो जाता है और सेवरही जो है उसका अधिकांश क्षेत्र गंडक नदी के करीब बसा हुआ है। ऐसे क्षेत्र में इसरो का स्पेस रिसर्च सेंटर वहाँ पे स्थापित कराना, एक मॉनिटर केंद्र स्थापित करना, रॉकेट प्रोग्राम कराना, ये प्रयास और ऐसा विचार कहाँ से दिमाग में आया और क्या लगता है कि उस क्षेत्र के लोग उससे किस प्रकार से लाभ होगा? क्योंकि अभी हम मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्वास्थ्य की उच्च स्तर की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। आए दिनों सुना जाता है कि देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बन चुका है।
आए दिनों शिक्षा के बड़े केंद्र यहाँ पे अभी स्थापित नहीं हुए, विगत कुछ दिनों में प्रयास दिख रहे हैं इसके, लेकिन ऐसे में अचानक से स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए वर्ग को यहाँ इस फील्ड में लाना और इसके बहुत पीछे अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए दो तरफा विकास होना पड़ेगा। एक तो जो मूलभूत चीज़ें हैं, सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसी में बझे रहेंगे तो जो विकास की एक मानक है जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके लिए हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि आज की तारीख में, आधुनिक इतिहास में आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व हो गया है। कई चीज़ों में, मूलभूत सुविधाओं में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने पिछले 6 महीने से गौरी बाजार CHC को पूर्णतः डिजिटल करवाया है। अब आप पूछेंगे क्यों पूर्णतः डिजिटल करवाया? क्योंकि अगर डिजिटल नहीं करवाऊंगा तो आने वाले समय में जो कई चीज़ें आ रही हैं उससे सामान्य नागरिक को नाम नहीं मिलेगा। इसी तरह अंतरिक्ष में ऐसा लग रहा होगा कि अंतरिक्ष में इसरो की यहाँ पर क्यों लाया गया, तो उसमें 2-3 प्रश्न आपने पूछे। सेवरही क्यों, सेवरही को फ़ायदा क्या, क्षेत्र को फ़ायदा क्या, और क्यों स्पेस, क्यों नहीं कोई और मूलभूत चीज़ें। सेवरही क्यों? क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जब सूरज उगता है तो वही पिछड़े इलाके से उगता है, और पिछड़ा इलाका इसलिए है क्योंकि गंडक और नारायणी नदी के तट पे बसा हुआ है। मैंने मौका देखा, मैंने बहुत लड़ाई करी, मैंने इसरो को बोला कि नारायणी नदी के तट पे एक बियाबान जगह है, वहाँ पर आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे वहाँ पर लोगों को विश्वास जगेगा, सांसद जी, हमारा प्रशासन, पूरा देश उनकी तरफ आंख दिखा के देख सकता है, वरना ये पुराना इलाका हम कैसे आगे ले जाएंगे। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ध्यान आकर्षण से आगे अगर आप चलें तो वहाँ पर आपने देखा होगा 70,000 बच्चों ने अंतरिक्ष के लिए कुछ लिखा पढ़ी करी है। तो अगले 47 के लिए अगर हम बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष बहुत बड़ा प्रभाव करेगा, तो उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए हम एक स्पेस हैबिटेट सेंटर बना रहे हैं, 600 वहाँ के पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे प्रभावित होंगे कि अगर देश भर के लोग कर सकते हैं सेवरही में तो मैं भी कर सकता हूँ। पूरा प्रदेश प्रभावित होगा। मुख्यमंत्री जी से मिलके मैंने इसकी काफ़ी चर्चा की है, उनका काफ़ी सानिध्य रहा है। उसके आगे मैं चलता हूँ, अगर आज की तारीख में देखिए तो मूलभूत सुविधाओं में भी स्पेस का बहुत बड़ा योगदान है। ये भ्रांति है कि स्पेस सिर्फ अंतरिक्ष की बात करता है। स्पेस की असली उपलब्धता ये है कि गन्ना शोध संस्थान से मैंने बात करी है, जहाँ पर गन्ना मान लीजिए कम हो रहा है, वहाँ पर स्पेस से हम लोग कैसे ज़्यादा पानी डलवाएं, ज़्यादा छिड़काव करवाएं। उसी तरह शहरीकरण में अगर कोई शहर बनाने के लिए 3-4 साल लगता है तो वो आज की तारीख में 3 महीने में स्पेस के माध्यम से हो जाएगा। शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। गांव प्रधानों के लिए मैंने पिछले साल 400 ग्राम प्रधानों को मिला के एक वर्कशॉप करवाई, जहां पर उनमें मनरेगा की कैसी चीज़ें कर सकती हैं। तो ये भ्रांति है कि स्पेस सिर्फ स्पेस की बात है, स्पेस धरती की बात है। स्पेस को धरती पे लाने का लक्ष्य आपके सांसद ने लिया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देवरिया लोकसभा क्षेत्र एक स्पेस का मॉडल एग्जाम्पल बनेगा। स्पेस के साथ साथ, क्योंकि मैं IITian हूँ, अन्य टेक्नोलॉजी की चीज़ों को भी आगे बढ़े। लेकिन अगर सड़क नाली का कोई भी विषय है, उसके लिए मैं हर दिन सुबह 1.5 घंटे बैठ रहा हूँ। कोई भी ऐसा सांसद नहीं जो हर नित्य दिन 8:30 से 9:30 बजे बिना नागा घड़ी लगा के आप मुझे आके मिल सकते हैं, ताकि लोगों की जो थाने पे जो सिफारिश करनी है या कुछ और चीज़ें करने, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। दोनों धाराएं चलनी पड़ेंगी, एक गंगा है, एक यमुना है। अगर मिलेंगी और लोगों का विश्वास रहेगा जो सरस्वती मैया है, तो तीनों में संगम होगा, अमृत प्रयास का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, यह दृश्य आपको बड़ा ही मनोरम लग रहा होगा। यह बरगद का वट वृक्ष गुलामी से लेकर के आज़ादी तक के इतिहास को इसने देखा है, और चूँकि सांसद जी की एक बड़ी लिगेसी है, इनके दादाजी, इनके पिताजी और फिर सांसद जी इस क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं। इस लिगेसी को इस वृक्ष ने देखा है, पीढ़ियों से इस सफ़र को देखते हुए यह वृक्ष आ रहा है। इस वृक्ष से आपका लगाव किस प्रकार का है, और यह वृक्ष किस प्रकार की ऊर्जा देता है आपको अपने उद्यम को और आगे ले जाने के लिए और इस क्षेत्र की जनता के और बेहतरी के लिए? देखिए, एक तो इस वृक्ष से मेरा बचपन से ही लगाव है। इसी पेड़ की छाया में कई सालों पहले जब मैं बच्चा था तो यहाँ पर आके किताब पढ़ता था, चारपाई पे लेटता था। व्यक्तिगत लगाव है। कुछ हद तक जो माटी का लाल मुझे कहा गया है, उसका लगाव संभवतः इस वृक्ष से है, क्योंकि इसी वृक्ष की छाया ने मुझे शायद वापस आकर्षित किया और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। दूसरा, हमारा वट वृक्ष पूरे देश का एक वृक्ष का प्रतीक है, राष्ट्रीय वृक्ष है। और वट वृक्ष के नीचे बहुत सभाएं होती थी जहाँ पर सत्यवादी लोग बैठते थे, पंचायत होती थी। अगर आप देखें मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज जब खुला तो वट वृक्ष के नीचे खुला। कई चीज़ें हैं जो कि बनिया, इसीलिए बैनियन कहा गया। तो यहाँ पर कुछ हद तक ट्रेड भी होता था, उद्यमता होती थी। और अंत में एक प्राकृतिक भी चिन्ह है कि हम लोग कैसे प्रकृति को साथ लेके चलें। आप देखते हैं कि महिलाएं इसके इर्द गिर्द धागा बांधती हैं, और करीब 300 साल पुराना ये वट वृक्ष यह कहता है कि हमारी जो सभ्यता है बहुत अमर है, और हमारा जो मेरा जो
परिवार का, मेरे बाबा के परबाबा, उनका नाम राममणि था। 1777 में जब उनका जन्म हुआ तो ये वटवृक्ष कायम था। उनका जन्म इस गांव में नहीं था, उनका जन्म पूर्वांचल में कहीं और था। उनके लड़के जो उनका जन्म हुआ विशेश्वर मणि का, तब ये वटवृक्ष कायम था। मेरे बाबा के पिताजी राम टहल मणि का जन्म जब 1800 करीब 40 के आसपास हुआ, उसी कुछ दिनों बाद स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। तो इस वट वृक्ष ने उस युद्ध को देखा है जहाँ से भारतीय एक तरह से आर्थिक व्यवस्था का एक तरह पतन होना शुरू हुआ, और जो प्लासी की लड़ाई से लेके पहली स्वतंत्रता की लड़ाई से, आज़ादी से आज की तारीख में 75 साल हो गए हैं। ऐतिहासिक वृक्ष है। मेरा ये मानना है मेरे होते होते ये वट वृक्ष फिर भारत के उत्थान को देखेगा, हम विकसित भारत बनेंगे, और संभवतः मेरे बच्चों के होते होते यह भारत उस सद तक चला जाएगा जब राममणि जी यहाँ पर जीवित थे, जब हमारी अर्थव्यवस्था 20% थी पूरे विश्व भर की। तो आइए दोस्तों, हम लोग ऐसे स्थानों पे जो स्थानीय हैं, जहाँ से हम लोग को प्रेरणा मिलती है, उससे अपने आप को आगे बढ़ाएं। यही मेरी मानसिकता है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल का नारा देते रहते हैं, और चूंकि इस क्षेत्र में मैं देखता हूं कि गन्ने की खेती होती है, आलू की खेती होती है, धान की खेती होती है, यहाँ पे गेहूं की खेती होती है, हल्दी की खेती हमें देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र के लोकल प्रोडक्ट को हम ग्लोबल कैसे बनाएं, इस दिशा में आपका जो अमृत प्रयास के रोड मैप है उसमें किस प्रकार का योगदान रहने वाला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ, उसकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं भाई यहाँ की ये खामियाँ हैं, उसको पाटा जाए। वो एक विषय है, वो एक दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग है। यहाँ की संभावनाएं क्या हैं, उसको कैसे उजागर किया जाए। तो यहाँ 3 संभावनाएं, एक कृषि है जो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरा सर्विसेज है, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर आपकी जीडीपी में देखें हमारा कितना प्रतिशत है, तो करीब 33% कृषि है, लेकिन 60% लोग रोज़गार कृषि से लेते हैं। उसी की तरह करीब 60% सर्विसेज है, और लगभग 30% लोग उससे रोज़गार लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो अमृत प्रयास में तीनों को आगे बढ़ाने के लिए हमने परियोजना रखी है। हमारे जो 7 संकल्प हैं उसमें पहला संकल्प है किसानों को कैसे आगे बढ़ाएं, और कृषि बाहुल्य क्षेत्र है तो बहुत आवश्यक है कि अगर 7% लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसी में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी हाल ही में उनका बहुत बड़ा नारा है स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, उससे भी मेरा जो मन है पिछले 17 साल से जुड़ा हुआ है। पिछले 17 साल से मैं जो जागृति यात्रा के माध्यम से कर रहा हूँ वो स्वदेशी ही है, वो स्वावलंबन ही है। स्वदेशी जागरण मंच के मुखिया आदरणीय कश्मीरी लाल जी मेरे घर में आके कम से कम 2-3 बार रुक चुके हैं। इसी पीछे बरगद के पीछे जो सभागार है उसमें पहली उनकी कार्यशाला हुई थी। तो मैं समझता हूँ स्वदेशी का मैं अखिल भारतीय नीति स्वावलंबी भारत अभियान जो संघ का बहुत बड़ा प्रकल्प है, ये 100वीं वर्षगांठ भी है संघ की, उसका मैं अखिल भारतीय नीति प्रमुख हूँ। तो उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग अगले 10 जिलों में भी स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का स्वप्न साकार कर रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ अमृत प्रयास एक अलग पहल है, जो कि आगे वाले 10 साल में देवरिया लोकसभा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए सबके प्रयास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गया संगठन और ये योजनाएं किस प्रकार से कार्य करेंगी और इनका उद्देश्य क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि संगठन के जो कार्यशैली है, कार्य कैसे आप लोग करते हैं, और युवा और महिलाओं को, चूँकि बात हो रही है स्वदेशी की, स्थानीय की, स्वदेशी से स्वावलंबन की हम बात जब करते हैं, तो संगठन कार्य कैसे करते हैं। जब हमें कार्यप्रणाली पता रहेगी तो हमसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। तो मैं उस पर जानना चाहता हूँ कि ताकि हमारे श्रोता को पता चले कि जो ये अमृत बरगद संगठन है, अमृत प्रयास संगठन है, ये लोग किस प्रकार से आपकी कार्यप्रणाली रही है और आगे चल करके इसमें और क्या नए सुधार दृष्टिगत होने वाले हैं। देखिए, कुछ हद तक 2-3 संगठन हैं जिसके सहारे मैं इस क्षेत्र में क्रांति लाना चाहता हूं। एक सरकार का है जिसको मैं थोड़ा सा अलग रखना चाहता हूं, क्योंकि वो 5.7% जो दर है उसके लिए मुझे प्रमुख है, और मैं दिशा कमेटी का चेयरमैन हूं, डीएम दोनों दिशा कमेटी में बैठता हूं। उसमें हम लोग जो प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अमृत प्रयास उससे ऊपर की प्रक्रिया है। उससे ऊपर की प्रक्रिया के लिए पहला तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कई तमाम लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अमृत प्रयास का संदेश घर घर में ले जाएं। अगर विकसित भारत को समझाना है तो मैं अभी सेक्टर लेवल पे फाजिलनगर में 5 मीटिंग करके आ रहा हूं पिछले 3 दिनों में, और मैंने वहां पर कार्यकर्ताओं को, मंडल अध्यक्षों को, सेक्टर प्रभारी को, बूथ अध्यक्ष को हमने ये समझाया कि विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए, और ये जो पीडीए वाला देशद्रोही नारा ये लोग लगाए हुए हैं कि जातिगत रूप से ये विभाजित करना चाहते हैं, उसके विपरीत एक ही और एक लक्ष्य है कि भारत माता की जयकार करें, सबको साथ लेके चलें। दूसरा जो जागृति का संगठन है, जो कुछ हद तक स्वावलंबी भारत अभियान की प्रमुखता करता है 10 जिलों में, एक ही जिले में नहीं है, 10 जिलों में है। आप जो पीछे देख रहे हैं उसी के माध्यम से 10 जिलों में संगठन फैल गया है। उसमें 4-5 चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो मोबिलाइजेशन करना, दूसरा मेंटरशिप करना, तीसरा मनी, पैसे से जोड़ना,
चौथा मार्केट से जोड़ना। ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं। कई लोगों को मालूम ही नहीं कि उद्यमिता भी एक विकल्प है, वरना जाके तैयारी करना शुरू करते हैं दिल्ली और मुंबई में और तैयारी करते ही रहते हैं 10 साल के लिए, उनको जॉब नहीं मिलता, विफल होकर वापस आते हैं। आप सभी नवयुवकों से आग्रह है कि तैयारी अवश्य करिए, 1-2 साल अगर आपको देना तो दीजिए, लेकिन 4-5 साल मुझसे अपना समय व्यर्थ मत करिए। आप जागृति जैसी संस्थाओं से जुड़िए ताकि आप यहीं स्वरोजगार लाएँ। तीसरा, जो मैंने 1 साल पहले बरगद अमृत संगठन खोला है, उसके पीछे जो मेरी सोच थी कि बतौर नेता मैं लोगों के बीच में जाता हूँ वोट डलवाने के लिए। मान लीजिए 1 जून को हमारा वोट डला, 4 जून को मैं आपका सांसद बना, लेकिन उसके बाद संभवतः हम लोग उनको दरकिनार करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मानव शक्ति को उजागर करना बहुत आवश्यक है। मानव शक्ति हमारे 28 लाख वोटर में, लगभग 28 लाख जनसंख्या में 19 लाख वोटर में निहित है। उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने बरगद अमृत संगठन का गठन किया है। हर गांव में एक मंगल सेनानी, एक लक्ष्मी सेनानी, जो मंगल पांडे और लक्ष्मी बाई की ऊर्जा को आगे ले जाएगा। उससे हम लोग मानव संसाधन को बढ़ाएंगे। उसके लिए बहुत प्रभावशाली कार्यशाला इसी सभागार में 2 दिन पहले हुई थी। मैं तो अचंभित था जिस प्रकार का नेतृत्व महिलाओं ने दिखाया वहाँ पर उस कार्यशाला में, जिस प्रकार का पुरुषों ने बताया कि मैं अपने गाँव में क्या करना चाहता हूँ, अर्थ और अर्थ से, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये तीनों संगठन सरकार के साथ हम लोग मिलकर करेंगे। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा भावेश अग्रवाल जो ओला के फाउंडर है, वो भी यहाँ पर आए थे, और उसी के साथ अन्य उद्योगपतियों को मैं ला रहा हूँ ताकि उनका भी प्राइवेट निवेश हो। तो हर तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। बात जब उद्यमिता की आती है और स्वावलंबन की आती है, तो उद्यमिता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेंटरशिप होता है। और जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, यहाँ मेरे व्यक्तिगत विचार से मेंटरशिप की ही कमी देखने को मिलती है। कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको, कोई बताने वाला नहीं है कि आप उद्यमिता तो कर सकते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में कर सकते हैं, क्या उसके चरण होंगे और कैसे सफलता तक हम पहुंचेंगे। तो मेंटरशिप एक अहम पार्ट होता है। उस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कई प्रयास हैं। एक तो मेंटरशिप के लिए हमारी संस्था जागृति कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें कि बाहर के भी लोग मेंटर करें, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा यहाँ की भी है। तो यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा में कोई अच्छा उद्यमी है, उसके साथ एक नए उद्यमी को हम अटैच कर लेंगे ताकि उसको पता चले कि यहाँ अगर मान लीजिए हल्दी का प्लांट लगाना है या अचार की फैक्ट्री लगानी है, या जैसे राहुल मणि जी का कॉल सेंटर 300 लोगों का बड़ा अच्छा चल रहा है, उसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तो हम विशेषज्ञों को ले पाए और उनको आगे बढ़ाया। मैं 1-2 और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे अस्पताल की बात चल रही है, हेल्थ केयर सेंटर की बात चल रही है। अखंड ज्योति आई अस्पताल को मैं लेके आया हूँ। मैं शीघ्र ही यहाँ पर एक अस्पताल की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी मेंटरशिप की भावना के साथ चलेंगे। तो कई ऐसे उद्यमी हैं जिनको हम लोग मेंटरशिप दे रहे हैं, और यदि आपको ज़रूरत है तो अवश्य आके जागृति से या मुझसे मिलिए। बात चूँकि करते करते राजनीति की भी बीच में आई, तो एक कभी-कभी बड़ा कष्ट होता है मन को कि जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों को बड़ी अपेक्षा करके भेजती है कि बात वहाँ जा कर के हमारी पहुँचाएंगे, क्षेत्र की बात करेंगे। चूँकि आप सचेतक रहे हैं तो आपसे ये पूछना सवाल लाजमी है कि आए दिन खबरें आती हैं कि सत्र भंग हो गया, आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बहुत खर्चे होते हैं जो कि जनता के पैसे हैं, और जनता ने जिस जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा है उसकी आवाज़ उठाने की नैतिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है और उसको करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आए दिन जो सदन के सत्र हैं या सदन की उस दिन की कार्रवाई है, वो प्रदर्शनों में या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। ऐसा सचेतक आपका क्या रोल रहा और आपके विचार से कैसे इस चीज़ को हम दुरुस्त कर सकते हैं आने वाले समय में, और जनता कैसे जागरूक हो, ऐसे जनप्रतिनिधियों के रिकॉर्ड को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके कैसे उनको फिर आने वाले आगे के चुनाव में जवाब दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तो पिछले सत्र में बहुत नाराज़ था। मैं सचेतक हूँ। हर दिन हम लोग जाते हैं सुबह, अर्जुन राम मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी, उनके साथ बैठते हैं। हम लोग करीब 15 लोग हैं, और हर दिन 15 दिन ये सदन स्थगित हुआ। और उसके पीछे एक मुद्दा था, वो SIR का मुद्दा था। अगर आप अभी बिहार में चले जाइए और पूछिए क्या ये चुनावी मुद्दा है, तो नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1-2 परिवार, एक गांधी नेहरू परिवार है, एक अखिलेश जी का परिवार है, उन्होंने ये मनमानी करी कि नहीं, हमें सदन रोकना है। और मैं बतौर सचेतक कई विपक्ष के MPओ के साथ भी उठता बैठता हूँ, कांग्रेस के, सपा के, अन्य पार्टियों के, और उसमें इतनी भयंकर नाराज़ी थी क्योंकि क्वेश्चन आंसर में कोई अपनी पार्टी के अनुसार नहीं करता है, अपने क्षेत्र का प्रश्न पूछता है। मेरे पास कम से कम 5 प्रश्न थे जो मैं पूछना चाहता था, अपनी क्षमता के लिए मैं पूछ नहीं पाया। और यही लगभग सिचुएशन हर सांसद की है। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेसी नेता हैं, जो सपा के नेता हैं, जो सिर्फ एक परिवार के समर्थन के लिए राजनीति में आए हैं, परिवार की हुकूमत मांगते हैं,
उसके विरोध में आप लोग अनशन करिए। अच्छे नेता हर जगह हैं, उन अच्छे नेताओं को आप लोग वोट दीजिए और उसी के कारण ये सदन चल पाएगा। वरना ये परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, जिसमें एक परिवार अपना वेल में तो कभी आता नहीं है, औरों को वेल में घुसा देता है, सपा के भी खुद वेल में नहीं आते हैं, औरों को घुसा देते हैं और पूरा ध्वस्त हो जाता है। बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पंचायत 15 दिन के लिए एक ऐसा मुद्दा जिसका हल हर समय निकल पाएगा और उसने सुप्रीम कोर्ट में उनको झड़प दी है। तो इस प्रकार की नादानी सिर्फ राहुल बाबा कर सकते हैं, अखिलेश जी कर सकते हैं और इनको आप लोगों को रोकना पड़ेगा अगले चुनाव में। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक सख्त प्रशासक के रूप में या सख्त मुख्यमंत्री के रूप में रही है। मुख्यमंत्री जी से आपकी ट्यूनिंग कैसी है और क्या चर्चाएं होती हैं जब आप लोग मिलते हैं क्षेत्र की जनता के लिए, देवरिया के लिए, गोरखपुर के लिए? किस प्रकार की बातें वहाँ पे होती हैं, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी हम सबके मार्गदर्शक हैं। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूँ, मैं नित्य हर महीने उनसे एक बार जाके मिल लेता हूँ। कभी कभी जैसे मैं सिंदूर में बाहर गया तो शायद नहीं मिल पाया, 1-2 बार बाहर था तो नहीं मिल पाया। तो मैं समझता हूँ हमारे मार्गदर्शक बहुत प्रभावशाली नेता हैं, वो सख्त भी हैं लेकिन डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं। मैं पिछली बार अभी 4-5 दिन पहले उनसे जाके मिला, मैंने उनको अपने रॉकेट कंपटीशन में निमंत्रण दिया, तुरंत समझ गए। मैंने अमृत प्रयास की बात की, उन्होंने बोला कि जो विकसित उत्तर प्रदेश का नारा उन्होंने दिया है उससे पूरी तरह हम लोग लामबंद हैं। इस प्रकार से जो वो हम लोग को बताते हैं उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। वो मेरे मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, पूर्वांचल के नेता हैं, पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं। मैं पूर्वांचल का सांसद हूँ, मैं उनके साथ कदम ताल करके हर समय चल रहा हूँ। मेरा पूरी आशा है कि आने वाले समय में वो कोहिराज भी आएंगे, अगर नहीं भी आ पाएँ तो उनका संदेश रहा है, उन्हीं के सानिध्य से ये सब काम हो रहा है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि हर समय वो देवरिया के बारे में चिंता करते रहते हैं और देवरिया उनका आंगन है और मैं समझता हूँ उस आंगन की जिम्मेदारी मेरी तो है ही, लेकिन कुछ हद तक वो भी निभाते हैं, इसके लिए उनको साधुवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से सांसदों से, और चूँकि संसद दल के नेता हैं मोदी जी, तो सांसदों से और उनके बीच में इधर कम्युनिकेशन काफ़ी देखा जा रहा है। आने वाले समय में हम देखते थे कि पीएमओ जो होता था वो एक जगह से गवर्न होता था और सांसद अपनी बात अपने नेता तक नहीं पहुंचा पाते थे। ये इस चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और सांसद डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अपने क्षेत्र की बातों को रखते हैं। आपका मोदी जी के साथ ऐसा अनुभव क्या रहा और क्या चर्चाएँ हुई और कोई अविस्मरणीय घटना जिसको आप साझा करना चाहें? इसी पिछले 6 महीने में या 4 महीने में 2 बार मेरी आदरणीय मोदी जी के साथ मुलाकात हुई है और दोनों एक तरह से फील्ड में हुई। जब मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस आया तो उनके घर पे चाय पे चर्चा थी। आपने देखा होगा, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिन्होंने शायद ही मेरा ही हाथ उन्होंने मिलाया वहाँ पर और मैं भी धोती कुर्ता में था उनके समक्ष। लेकिन एक और रोचक बात आपको बताता हूँ, करीब 1 महीने पहले, लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट महोदय का चुनाव जब हो रहा था तो हमारी 380 सांसदों की कार्यशाला थी, तो उसमें मेरा सौभाग्य था कि मेरा नाम रखा गया कि आप एक सांसदों की सभा की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लगभग 70 सांसद थे, उसमें 3 यूनियन मिनिस्टर भी थे। तो मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था। एक सांसद अपराजिता सारंगी मेरी लेखिका थी और मेरे बगल में एक राज्यसभा के सांसद थे, वो मेरे लेखक थे। तो हम लोग जब बैठे 3 बजे के उसमें, तो 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री जी आके दाएं तरफ बैठ गए और उसके बाद मैंने 15 मिनट उस विषय को रखा, हमारी ये सार्थक चर्चा हुई और उनका भी जो मार्गदर्शन मिला, बहुत महीन मार्गदर्शन मिला। तो मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे एक्शन में देखा दोनों बार और जो उनसे हमारी वार्तालाप उस समय हुई उसमें हर चीज़ पे महीनता से मार्गदर्शन दिया। देखिए, इस प्रकार का नेता न तो भूतो न भविष्यति, जिस प्रकार का तजुर्बा उनको है, इतने सालों तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक तरह से पार्टी के अध्यक्ष रहे, उसके पहले वो स्वयंसेवक रहे और अब 11 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे, जिसे कहते हैं फेमस और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं। इस हिसाब से उनके साथ उठना बैठना, वो मेरे सदन की मुखिया हैं, उनके साथ जब भी साक्षात्कार होता है मेरा भाग्य खुल जाता है, क्योंकि जो भी वो कहते हैं उससे हम सब सीखते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सिंदूर में मेरा चयन हुआ और इस मीटिंग में भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया एक काफ़ी बड़ी सभा के लिए। और उनके साथ जो विकसित भारत का नारा है उसको कार्यान्वित करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सौजन्य से, देवरिया की जनता के सौजन्य से, हम लोग इसको एक प्रकार से विकसित भारत का अमृत प्रयास के माध्यम से एक सिंबल बनाए, एक उदाहरण बनाए, एक लक्ष्य ऐसा रहे कि अगले 4-5 साल में सब लोग आके बोलें कि भाई देवरिया में क्या ऐसी चीज़ हो रही है जो विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, उसको आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की हुई तो आप उस टीम डेलीगेशन के मेंबर भी थे, तो भारत को बदलते हुए देख रही है भारत की जनता। भारत का जो एक छवि है वो बदल चुकी है। भारत जवाब देना जानता है और भारत घुस के मारना भी जानता है। देवरिया सांसद का क्या अनुभव रहा उस डेलीगेशन टीम के साथ?
एक तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक पूर्वांचल का सांसद था जिसको भेजा गया, और मेरा अनुभव ये रहा कि 2-3 चीज़ों में भारत अलग है। इस बार जैसा कि आपने बताया, भारत अगर उस पर कोई प्रहार करता है, वैसे तो हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, लेकिन जब कोई प्रहार करता है तो उसके ऊपर प्रहार करने की क्षमता रखता है। 26/11 में जो मुंबई में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद उस समय की सरकारें यूएन पे गुहार देती रहीं, इधर उधर बातें करती रहीं, प्रमाण मांगती रहीं। हमने प्रमाण भी मांगा, गुहार भी की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने तमाचा मारा ठीक ठाक रूप से। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब उन्होंने प्रहार किया तो हमने पुनः उनके जो 11 एक तरह से सैनिक दस्ते थे, जहाँ पर उनके विमान थे, उसको भी हमने ध्वस्त कर दिया, तो अपने घुटने टेक दिए उन्होंने। जहाँ तक भाई रही बात बाहर जाने की, वहाँ 2-3 विषय उठे। एक तो सिंदूर पे उत्सुकता थी और काफ़ी समर्थन था 5 देशों में जहाँ हम गए, खास की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये बात सही है कि ट्रंप साहब कुछ अपनी ही राग अलाप रहे थे, लेकिन जेडी वैंस जी से हम लोग जब मिले, हम लोग उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, पूरी सहमति थी कि आपने सही काम किया और अगली बार भी करेंगे। दूसरा जो संदेश हमने दिया है कि अगर इस प्रकार की घटना वापस होगी तो हम प्रहार करने में रोकेंगे नहीं। लेकिन तीसरा संदेश भी गया, वो यह गया कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भय के अभाव में विकसित भारत का प्रचलन होगा। हम चाह रहे हैं कि भय का अभाव हो। अगर कोई आतंकी आता है तो उसका लक्ष्य हमारी सरकार नहीं होती, उसका लक्ष्य होता है साधारण नागरिक। साधारण नागरिक के मन में कैसे भय करे, और हमारा लक्ष्य है कि जन भागीदारी से अपने 140 करोड़ नागरिकों को लेके कैसे अपने देश का उद्गम कराएं। जो पाकिस्तान सहमत नहीं है, उसका लक्ष्य वही है। तो इसीलिए हम लोग को विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे सैन्य बल इसको पूरी तरह सक्षम है ठीक ठाक करने के लिए, और उसी के साथ हर नागरिक एक सिंदूर के साथ ही एक सिपाही बन जाए विकसित भारत का, यही हम लोग का लक्ष्य है। इस पर भी बहुत गौर तलब किया गया, कई लोगों ने इस पर भी बहुत उत्सुकता जताई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सेरा मैक्लेन है, वहाँ की एक बहुत बड़ी कांग्रेस वुमेन है, ट्रंप की सरकार में 3रे नंबर की वुमेन है। उनसे जाके मैंने व्यक्तिगत रूप से मीटिंग की। संधू साहब थे, एक और हमारे सांसद थे, हम तीनों लोग मीटिंग की। जब मैंने उनको बताया महिला अधिनियम के बारे में, जो विकसित भारत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो हतप्रस्त हो गई, वो अचंभित हो गई कि इस प्रकार का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सम्मानजनक वो रहा उस समय, और उसके बाद आके भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हम लोग का सत्कार किया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन से आते हैं देवरिया में। देवरिया में अक्सर आपके जन सुनवाई केंद्र की और सबके प्रयास कार्यालय की तस्वीरें सोशल मीडिया पे और आपके हैंडल्स की तरफ से भी वायरल होती रहती हैं। हम देखते हैं कि देवरिया के सांसद धोती कुर्ता गणवेश पहन करके और ज़मीन पर बैठ करके जन सुनवाई कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? और मुझे लगता है कि इस परिपाटी से जनता अपने आप को अपने सांसद से जुड़ा हुआ महसूस करती है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा और ये विचार कैसे आया? एक तो मैं अपने गांव में ही रहता हूं, इसी गांव में जहां पर ये वटवृक्ष है, यहां से करीब 500 मीटर दूर मेरा घर है, पुश्तैनी घर है। उसी एक कमरे में रहता हूं जहां पर हमारी अम्मा ब्याह की आई थी, और उसी के नीचे एक गोलंबर है। तो मेरा ये मन था कि अगर गाँव में रहता हूँ, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव के लोग सरलता से आ जाते हैं, तो अगर ज़मीन पर बैठूंगा तो उनके मन में भी ये टेबल चेयर वाला हिसाब नहीं होगा कि मैं टेबल पर बैठा हूँ। दूरी है, जनता के बीच में मेरी बीच की दूरी एकदम पट गई है। उसके हिसाब से कोई भी कभी भी आके मुझसे मिल सकता है 8:30 से 9:30 बजे। मैं थोड़ा सा समय का प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समय के बाद 8:30-9 बजे के बाद मैं निकल जाऊँ क्षेत्र में, इसीलिए मैं 8:30 से 9:30 बजे बनता हूँ। और कुछ लोग आते हैं मान ली 9:45 बजे, तो उनको बोलता हूँ अगले दिन आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं इसको एकदम क्रमशः हर दिन जाऊँ तो जनता के बीच में विश्वास होगा कि मेरे सांसद जी मेरे लिए उपलब्ध हैं। दूसरा विश्वास होगा कि मेरे और मेरे सांसद जी के बीच में दूरी नहीं है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सांसद और उनके नागरिकों के बीच की दूरी पाटने के लिए मैं ज़मीन पर बैठता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। धोती कुर्ता पहन के मैं अपने क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। यही मेरी राजनीति है, स्थानीय राजनीति है, क्षेत्रीय राजनीति है। मैं हर कार्यकर्ता से, हर उद्यमी से, हर महिला से, हर युवा से, हर किसान से जुड़ना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में मेरी पहचान सिर्फ एक विकास पुरुष की तरह ना हो, एक ऐसे पुरुष की तरह हो जो लोगों से संवाद करता है, क्योंकि संवाद से ही विकास होता है। शुरुआत जब जन सुनवाई से हो चुकी है तो हम सुबह का आपका रूटीन भी जान चुके हैं। तो देवरिया की जनता और पूर्वांचल की जनता जानना चाहती है कि अपने देवरिया सांसद की दिनचर्या क्या होती है, और रक्षा समिति, वित्त समिति जैसे अहम समितियों कि आप सदस्य रहे, सचेतक दल के आप रहे हैं। इसके अलावा आपने इतने सेंटर्स चला रहे हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में नए नए काम हो रहा है। तो इतना व्यस्त शेड्यूल मैनेज कैसे होता है, ऊर्जा कैसे आती है, और परिवार का कितना सहयोग मिलता है इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति चुनाव के बाद उसी तरह चलना चाहिए जैसे वो चुनाव में हो, और मैंने अपनी टीम को डिसबैंड नहीं किया। जो भी मेरी टीम थी चुनाव के दौरान, उतनी टीम चल रही है। मेरा सौभाग्य है कि उतनी बड़ी टीम मेरे पास है। और उसी के साथ साथ मेरी अगर गांव की दिनचर्या देखें तो जैसे मैंने बोला, मैं सुबह उठ के स्नान ध्यान करके 8:30 बजे नीचे उतर जाता हूँ। प्रिसाइस घड़ी मिला लेते हैं, 8:30 बजे मैं नीचे रहूँगा।
उसके बाद 9:30 बजे उठ जाऊँगा, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, कुछ अन्य लोगों से 2-3 मिनट मुलाकात हो जाती है, फिर मैं नाश्ता करता हूँ और करीब 10:30 बजे निकल जाता हूँ क्षेत्र में। और जैसे मैं कल की अपनी वर्णन बताता हूँ ताकि उससे आपको संज्ञान मिले। कल जाके मैंने सीडीओ, एक मेरे 2 कार्यक्रम थे, एक मेरे ही गांव में था, मेरे पिताजी का जन्मदिवस था, तो एक वहाँ पर एक स्वास्थ्य की शिविर लगी हुई थी। उसके बाद मैं एक GIC में बच्चों का कार्यक्रम था विकसित भारत का, और वहीं से सीडीओ के साथ बैठ के मैं उनको ले गया गाँव में। मैं चला गया 4-5 गाँव में, 2-3 गाँव मेरे साथ थे। मैं वहाँ पर जल जीवन मिशन का निरीक्षण किया, क्योंकि जल जीवन मिशन में मैं समझता हूँ कि हर घर में जल लाना बहुत आवश्यक है। तो मैंने जाके वहाँ पर इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कई ऐसे गांव थे जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बंधु भी थे, 2 जगह मेरे साथ सीडीओ साहब गए, अन्य जगह जल जीवन के लोग थे। उसके बाद करीब 4 बजे वापस आया, 5 बजे वापस आया। सीडीओ साहब के अपने ही कार्यालय में विकास भवन में मैंने मीटिंग रखी, उनके साथ मैंने रणनीति बनाई कि अगले 6 महीने हम लोग क्या करेंगे ताकि और लोगों को जल मिले। उसके बाद मुझे वापस जाना पड़ा क्योंकि मेरे पिताजी का जन्मदिवस था। मेरे ही गांव में, मेरे ही घर पे 6 बजे से कई लोग आ रहे थे और 6 बजे से लगभग 11 बजे तक मैं वहीं था, और फिर सुबह उठ के वही दिनचर्या इसी प्रकार की होती है। अब आती है बात पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में थोड़ी दिनचर्या अलग होती है। पार्लियामेंट में 2 कमेटी का मैं सदस्य हूँ। एक है रक्षा कमेटी, बहुत प्रभावशाली कमेटी है, और दूसरी है फाइनेंस कमेटी, जो भी बहुत प्रभावशाली है। दूसरी में मैं कंसल्टेटिव हूँ। अभी हाल ही में इनकम टैक्स कमेटी में 4 महीने मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। इनकम टैक्स बिल में जो जय पांडे की अध्यक्षता में थी उसमें भी था, और उसी के अलावा आप जानते हैं यहाँ पर मैं दिशा कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो उसमें थोड़ी सी दिनचर्या अलग होती है। सुबह मैं उठता हूँ तो मैं वहाँ पर नाश्ता पानी करके कुछ लोगों से मिल के 10 बजे मैं सदन में पहुँच जाता हूँ। 11 बजे शुरू होता है, क्योंकि 10 बजे से करीब 11:15 तक हमारी सचेतकों की मीटिंग होती है। रिजिजू जी की अध्यक्षता में अर्जुन राम मेघवाल रहते हैं, राज्यसभा की जो मेन मंत्री हैं वो रहते हैं। हम लोग करीब 15-20 सांसद हैं, कुछ राज्यसभा के, कुछ लोकसभा के। उसके बाद हम लोग सदन में रहते हैं। शाम को मैं एक चीज़ बहुत आवश्यक करता हूँ, हर दिन बिना नागा मैं जिम जाता हूँ। और यहाँ भी हर दिन बिना नागा, चाहे मैं 11 बजे आऊँ चाहे 10 बजे वापस आऊँ, मैं व्यायाम अवश्य करता हूँ। तो वहाँ भी मैं जिम जाता हूँ। एक मज़े की बात बताऊँ, जब वक्फ बिल चल रहा था उसमें हम लोग ने वोटिंग करीब 2:30-3 बजे सुबह की थी। मैं 8:30-9 बजे आधे घंटे जिम गया, वापस आया, सदन में बैठा 2 बजे तक। तो आपसे इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग अवश्य कुछ व्यायाम करें। और शाम को कुछ न कुछ अधिवेशन होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति हूँ, IITian हूँ, तो कई लोग मुझे टेक्नोलॉजी में लेते हैं। कई लोग अन्य विधेयकों में चर्चा जो होती है शाम को, उसमें प्रतिभागी रहता हूँ। कभी कभी भोजन हो जाता है और फिर शाम को मैं वापस आके चलता हूँ। देखिए, दिनचर्या मेरी तगड़ी है, लेकिन ऊर्जा मुझे इसलिए मिलती है क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र का मैं नेता हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जहाँ पर बहुत सौम्य लोग हैं। यहाँ के लोग बहुत, जिसे कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, जो गरीब लोग भी हैं, उनकी भी हम लोग सहायता करने के लिए हर समय चलते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ तरीके से मुझसे छुआ जाए, ताकि मैं उनसे सीखूं, वो मुझसे सीखें। आने वाले 10 सालों में नया देवरिया किस रूप में दिखेगा? अमृत प्रयास में इसकी कुंजी है। अमृत प्रयास में हम लोगों ने जो 7 संकल्प लिए हैं, जिसमें किसानों को फ़ायदा, जिसमें महिलाओं को फ़ायदा, जिसमें नवयुवकों को फ़ायदा, उद्यमियों को फ़ायदा, और उसी के साथ साथ शहरीकरण में हम लोग काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे मूलभूत डिजिटल के प्रयोजन करना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग जैसे डिजिटल में मैं स्पेस को इंक्लूड कर लूँगा, अंतरिक्ष को इंक्लूड कर लूँगा। और ऐसी करीब 7 संकल्प हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर्यावरण उसमें प्रमुख है। ये बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सामने ही इस वट वृक्ष के नीचे एक यहाँ पर जीव यहाँ मेरे साथ इस इंटरव्यू को शेयर भी कर रहा है। मेरे पीछे इस विशाल 300 साल पुराने वट वृक्ष की छाया है। तो आइए दोस्तों, जो भी काम करें अगले 10 साल में, उसमें आपकी सहभागिता हो, पर्यावरण को साथ लेके चलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें अपनी GDP को, अपने रोज़गार को बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ महिला सम्मान, युवा सम्मान करें। और इसी के साथ साथ आज ही करीब 3 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी विकसित उत्तर प्रदेश का नारा दिया है, उसके तहत हम लोग चलें। इन 2 महापुरुषों के तहत हम लोग विकसित देवरिया लोकसभा क्षेत्र बनाने के संकल्प को अमृत प्रयास के माध्यम से साकार करेंगे। इसमें आप सभी लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता है। आपका सांसद तो चल रहा है, लेकिन मेरा काम जामवंत कहा है। कहाँ रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनयवल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना। आप मेरे हनुमान हैं, मैं सिर्फ आपका जामवंत हूँ, और हमारे पीछे हमारे राम रूपी, लक्ष्मण रूपी लोग खड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के रामराज का प्रवाह अपने देवरिया क्षेत्र में ही करें। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।